नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सिद्धार्थनगर से है। भवानीगंज पुलिस पर एआईएम नेता को बिना लिखित शिकायत उठाने का गंभीर आरोप है। जिला पंचायत प्रत्याशी करीमुल्लाह खान को कार्यक्रम के बाद हिरासत में लेने का दावा है। एआईएम प्रदेश सचिव सलमान मलिक ने पुलिस कार्रवाई का बताया मनमानी, और साथ ही आरोप है रात में छोड़ने के बाद सुबह फिर से उठा ले गई पुलिस। थाने में मौजूदगी दर्ज न होने पर भी लगाया गया आरोप। और साथ ही एसओ भवानीगंज बोले अभी मीटिंग में है, जानकारी बाद में देंगे। चकमधारी में पहला प्रोग्राम जो हुआ हमारा, वो उस प्रोग्राम में शौकत भाई ने अपनी स्पीच दी, और यहाँ के एक पूर्व विधायक हैं, वो आए दिन कुछ न कुछ उल जलूल बयान देते थे, बुरा भला कहते थे, मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला चैलेंज करते थे। उसी के जवाब में शौकत भाई ने भी अपनी बात रखी, बोली, संवैधानिक तरीके से अपनी पूरी बात रखी। प्रोग्राम खत्म हुआ, शाम तक हमारा प्रोग्राम चला, रात में 8 बजे तक। 8 बजे के बाद शौकत भाई वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद हमें सूचना मिलती है 9-10 बजे रात में कि हमारे जो वहां के भावी प्रत्याशी थे, वार्ड नंबर 19 के करीमुल्लाह खान साहब, जो भिगावा के रहने वाले निवासी हैं, उनको पुलिस वहां पर आई, बिना किसी नोटिस, बिना किसी कंप्लेन के पुलिस आई, उठा के लेके चली गई। लेके जाने के बाद वहां पे थाने में रखे रही 2:30 बजे रात तक। हमारी लीगल टीम ने उनसे बात किया, एसओ साहब से, और भी कई लोगों से बात किया। 2:30 बजे रात में उनको छोड़ा गया, और 2:30 बजे रात में उनको छोड़ा गया। सुबह रात में वो घर आए, सुबह में फिर आई पुलिस, उठा के उनको लेके चली गई है, बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी बात के, जबकि कहीं से कोई चीजें लीगल नहीं है। ये सरासर गलत है ये। और लेकर गई है अभी थाने में, और कोई वहां पर मौजूदगी भी नहीं कि कहाँ पे है वो। शिकायत कहीं नहीं की अभी तो। हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ट्वीट भी किया एसपी साहब को, और यहाँ के डीजीपी वगैरह को भी मेंशन करके किया है। हमने सीओ साहब से बात करना चाहिए, रात में उनका फोन नहीं उठा। एसपी साहब से हम जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए, और उसके बाद हमने एसएचओ साहब से बात करने की कोशिश की, हमारी लीगल टीम ने बात करने की कोशिश की, हमारे प्रदेश के जो संगठन के मंत्री थे उन्होंने बात की, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता ने बात की है। क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। ये तो बहुत सरासर गलत हो रहा ना। ये तो भाई किसी के कोई खिलाफ कंप्लेन नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई बात नहीं, ये तो सरासर गलत हो रहा है ना। ये कौन सी संविधान में, कौन सी किताब में लिखा है भाई? आपने बयान दिया तो कोई कुछ नहीं, हमने अगर बयान दे दिया तो उस पर एक्शन हो रहा है। ये कौन सी बात है? तो दोहरा कानून, दोहरा मापदंड है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मैं एमआईएम पार्टी का प्रदेश का महासचिव हूँ। सलमान भाई, आपके साथी को जो पुलिस वाले खबर चंदौली से है, जहां चंदौली में इलाज के दौरान हार्ट मरीज की मौत हो गई है। मौत के बाद अस्पताल परिसर में तीमारदारों का हंगामा हुआ है। परिजनों ने चिकित्सकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, और साथ ही मृतक के पुत्र का दावा है मरीज को समय पर रेफर नहीं किया गया। हार्ट ऑपरेशन की हालत बिगड़ने पर बार बार रेफर की मांग की गई है। परिजनों का आरोप है गलत इलाज और गलत इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। अस्पताल में सुविधाओं के अभाव में भी लगाया गया आरोप। घटना के बाद अस्पताल में तनाव का माहौल। परिजन दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग में अड़े हैं। मेरा नाम काली प्रकाश है, मेरे पिताजी का नाम जामोन सिंह। जी, आज मंडल रेल चिकित्सालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर आप लोग भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, क्या समस्या है? समस्या ये है कि मेरे पिताजी 3 तारीख को यहाँ पे भर्ती किए गए। क्या नाम है उनका? जामोन सिंह। क्या हुआ अब? उनको, वो हार्ट के पेशेंट है, उनको दर्द हो रहा था, तो हम वहाँ पे लेके आके भर्ती किए 3 तारीख को। अच्छा। तो इनको बोले कि भाई इनके दर्द बर्दाश्त के बाहर है, आप इनको रेफर कर दिए। किनको बोले आप? डॉक्टर साहब, डॉक्टर आरबी सिंह और कोकिला। अच्छा, यहाँ के जो रेलवे के जो चिकित्सालय के डॉक्टर हैं। मैं इनको बार बार रिक्वेस्ट किया कि दर्द इनसे बाहर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनको रेफर करिए। ये बोलेंगे नहीं, हम हैंडल कर लेंगे। एक उसके बाद इन्होंने इंजेक्शन लगाया, जिससे ये बेहोशी की हालत में चले गए। फिर उसके बाद 2 दिन बीत गया, फिर ये कल ये जांच के लिए हेरिटेज हॉस्पिटल बाई सेल्फ भेजे, मतलब कि आप जाइए अपना जांच करा के लेके आइए। फिर कल ये रात में आए, फिर इनको मतलब कि सुलाने के लिए कोई ऐसा इंजेक्शन लगाएं कि जिससे वो सो गए हमेशा के लिए। तो फिर होश में नहीं आए? ना, होश में नहीं आए हैं। तो मौत का कारण आप किसे मानते हैं? इसका दोषी किसे मानते हैं? इसका दोषी हम इस अस्पताल, इस डॉक्टर को, कौन डॉक्टर? सिंह और कोकिला। इनको मैं बार बार बोला कि आप रेफर करिए। कहा कि यहाँ पे ये हार्ट के पेशेंट हैं, बहुत नाजुक हार्ट के पेशेंट है। मैं इनको बार बार रिक्वेस्ट किया गया कि आप रेफर करिए, लेकिन इन्होंने रेफर नहीं किया। मरीज भी लगातार हाथ जोड़ कर, ठीक है, एक मिनट। अब मरीज भी बार बार हाथ जोड़
जी, मेरा नाम अनिल चौहान है। मैं ग्राम पंचायत तारापुर का प्रधान प्रतिनिधि हूँ और मेरे गांव के ही थे जामुन चौहान, जो आरपीएफ में थे। यहाँ मंडलीय चिकित्सालय लोको हॉस्पिटल में भर्ती थे 3 तारीख को। वो हार्ट के पेशेंट थे, ठीक है। लेकिन वो यहाँ न कोई हार्ट का डॉक्टर था, कोई यहाँ पर मतलब बढ़िया चिकित्सा उनके लड़के बार बार कह रहे थे कि इनको रेफ़र कर दीजिए, लेकिन उन्होंने रेफ़र नहीं किया। 3 दिन तक झुलाए रखे और नींद का जो है कि इंजेक्शन जो भी है दे दिए उनको और हमेशा के लिए वो सो गए। और एक तरह से इनका हत्या माना जाए तो हत्या की गई है। अच्छा, हत्या की गई है। आप लोग हत्या का आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, डॉक्टर की तरफ से ये हत्या किया गया है। बहुत सारे यहाँ पर जैसे अटैचमेंट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ भी रेफर कर दिया जा सकता था। हाँ, लेकिन उन्होंने नहीं किया 3 दिन से, जबकि ये जानते थे कि हार्ट के पेशेंट है। कह भी रहे, मरीज भी बोल रहे थे बार बार कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमको भेजिए भेजिए, लेकिन ये लोग रेफर नहीं कर रहे थे। रेफर नहीं कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर हम रेफर कर देंगे तो सरकार का घाटा बैठ जाएगा। ये लोग बोलते कि सरकार घाटा बैठ जाएगा। ठीक है। नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम काली प्रकाश है और मेरा ग्राम रही कला तारा जीवनपुर। रेल एम्प्लॉई हैं? हाँ, रेल एम्प्लॉई हैं? नहीं, मेरे पिताजी रेल एम्प्लॉई है। क्या हुआ है? तो उनका तबीयत अचानक खराब हुआ 3 तारीख को। पिताजी को लेके आए यहाँ पर भर्ती कराएं। तो उसके बाद पिताजी का मतलब आराम देने के लिए ये लोग इंजेक्शन लगाए। मतलब तो मैं बोला कि आप इनको आराम नहीं, इनको रेफर कर दिए। मेरे पिताजी हार्ट के पेशेंट हैं। मैं बोला इनको रेफर कर दिए। तो बोले कि ठीक है, हम ट्रीटमेंट मैं खुद कर लूँगा। इन्होंने ऐसा इंजेक्शन लगाया कि पिताजी बेहोश हो गए। फिर 1 दिन के बाद आराम हुआ, तो फिर कल लिखे कि आप जाके जांच करा के लेके आइए 22 सेल। मैं गया, जांच करा के आया। फिर पिताजी को थोड़ा तकलीफ हुआ, फिर इन्होंने पिताजी को इंजेक्शन लगाया, जिससे पिताजी की सुबह में मौत हो। किस डॉक्टर के इलाज चल रहा था? ये डॉक्टर आरबी सिंह मेन डॉक्टर हैं, उसके बाद कोकिला। क्या प्रॉब्लम थी उनको? इनको ये हार्ट के पेशेंट है। यहाँ पे हार्ट का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इनको बार बार मैं रिक्वेस्ट किया कि आप इनको रेफर करिए। कितने दिनों से कह रहे थे रेफर करने के लिए? मैं 3 तारीख से कर रहा था और 6 तारीख हो गया। मरीज भी सुबह में हाँ। कल बोला था। मरीज भी बार बार बोल रहा था कि मुझे रिलीफ नहीं हो रहा है, मुझे रेफर करिए। तो ये रिलीफ मतलब नहीं होने की वजह से ये इंजेक्शन लगा रहे थे ताकि ये मतलब इनको दर्द महसूस ना हो। यहाँ सुविधाएं नहीं है, बार बार रेफरल को लेकर यहाँ सवाल खड़ा होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग जानबूझ के देर करते हैं? जानबूझ के, ये पूरी लापरवाही जानबूझ के किए हैं। पूरी एक प्रकार से इन्होंने हत्या की है। मेरे पिताजी को इन्होंने हत्या किया है। जिस बात को मैं बोला वो बात को किसी की बात नहीं माने। मैं रिपोर्ट मांग रहा हूँ, अभी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। रिपोर्ट नहीं देने का मतलब रिपोर्ट में भी ये छेड़छाड़ कर सकते हैं। अभी क्या हुआ है? अभी क्या स्थिति है? क्या कह रहे हैं वो? अभी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। बोले ठीक है देंगे, लेकिन दे नहीं रहे हैं। आपने इसकी शिकायत की? हाँ, शिकायत मैं उनसे बोला। और आगे उच्चाधिकारी की पुलिस शिकायत की आपने? पुलिस शिकायत अभी नहीं किए हैं। रेल अधिकारियों को? रेल अधिकारी तो वही लोग शिकायत करेंगे, तो मैं तो वहाँ तक कर दिया हूँ। खबर कानपुर से है, जहां पर नगर रिपोर्ट आपको बता दें, समाजवादी पार्टी छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को भेजे बीजेपी के झंडे। चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जहां तेजी से काम किया जा रहा, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। और हाल ही में दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा था कि चुनाव आयोग को अपने घर और दफ्तर में बीजेपी का झंडा लगा लेना चाहिए, जिसको लेकर कानपुर में समाजवादी पार्टी छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इमरान ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्य चुनाव आयोग को बीजेपी के झंडे डाक द्वारा भेजे जाएंगे। उनका कहना है कि बीजेपी चुनाव आयोग और अधिकारियों की मदद से आम जनता का अधिकार छीन रही है।
आज डॉक्टर साहब आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके का प्रोटेस्ट है ये? देखिए, ये एक संकेतात्मक प्रोटेस्ट है। हम लोग लगातार केंद्रीय चुनाव आयोग लगातार उसके पास शिकायतें जा रही हैं। वो एक स्वतंत्र संस्था है, देश की स्वतंत्र संस्था है जो लगातार ये कार्य कराती। फॉर्म 7 जो कि लोगों के मताधिकार छीनने का है, उस फॉर्म 7 में लिखे हुए टाइप हुए नाम और एक ही नाम से 40-40 एप्लीकेशनें लगातार आ रही हैं। उन एप्लीकेशनों की वजह से लोगों के मताधिकार छीने जा रहे हैं। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी ने ये बात बताई तो उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग को चाहिए कि वो भाजपा का झंडा अपने दफ्तरों में लगा ले। तो आज समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, छात्र सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने फैसला लिया कि हम सभी केंद्रीय चुनाव आयोग को ये लिफाफों में भाजपाई झंडा भेजेंगे और हमारी महिला पदाधिकारी इसके साथ साथ चूड़ियां भी भेजेंगी। लोगों का मतों का सुरक्षा करना, मतों की सुरक्षा करना, ये केंद्रीय चुनाव आयोग का कार्य है, लेकिन वो इस कार्य को निभा नहीं पा रहे हैं। लोगों के मत छीने जा रहे हैं, लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, लोगों के संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। इसलिए आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्र हैं और लगातार ये कार्य करेंगे और इससे हम लोग जनता को जागरूक भी करना चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं कि आपके मतों का अधिकार आपके ही चुनाव आयोग लोग छीन रहे हैं। खबर बदायूं से है, जहां जनपद बदायूं की बिसौली कोतवाली क्षेत्र में बैंक के कर्ज एवं नोटिस तथा बिजली का जमा बिल न करने पर लगातार नोटिस आना और साथ ही 2 जवान बेटियों की शादी नहीं कर पाने पर किसान ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। और साथ ही दरअसल पूरा मामला बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव कुआं डांडा का है, जहां यहां रहने वाले 45 वर्षीय मुकेश पुत्र बंशीधर अपनी जमीन के ऊपर किसान ग्रामीण बैंक निजामुद्दीन शाह से लगभग 3 वर्ष पहले 3 लाख रुपए की केसीसी बनवाकर बैंक से कर्ज लिया था, जिसका मुकेश समय पर उसे जमा नहीं कर पाया तो बैंक वालों ने उसके पास नोटिस भेजना शुरू कर दिया और बैंक का कर्ज वापस करने का दबाव बनाया। इधर घर के बिजली के कनेक्शन का उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए बकाया था, जो बिजली विभाग वाले भी उसके बिल जमा करने को लेकर नोटिस भेज रहे थे और उसे बिजली बिल जमा करने का दबाव बनाया जा रहा था। मुकेश की 2 जवान बेटियां शादी के लायक थीं और साथ ही पैसे की तंगी के चलते वह बेटियों की शादी भी नहीं कर पा रहा था। और इसी सब से क्षुब्ध होकर रात और लगभग 9 बजे मुकेश खेत पर फसल की रखवाली का बहाना बनाकर गया और साथ ही जंगल में जाकर पेड़ पर लटक कर जान दे दी है। इस मामले में परिजनों का कहना है कि मुकेश ने बैंक वालों के कर्ज एवं बिजली विभाग के दबाव में 2 जवान बेटियों की शादी न करने की वजह से परेशान होकर उसने फांसी लगाई है और मुकेश काफी दिनों से गुमसुम भी रहता था। क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मण। कहाँ के रहने वाले हो? कुआनाड़ी पे। ये क्या मामला है जो तुम्हारी चाचा ने फांसी ली? ये मामला ये था कि बिजली वाले नोटिस भेजते थे, इनका ज़्यादा दबाव था। फिर इधर बिजली वाले भी नोटिस भेजते थे, उनका भी दबाव था, उनका भी कर्ज था। फिर 2 लड़की शादी के लिए थी, इधर शादी के लिए तैयारी कर रहे थे, उधर कर्ज वाले आफत काट रहे थे। कर्ज वाले कौन थे? एक बिजली वाले थे, बिजली विभाग से, और एक बैंक से। अच्छा, हाँ। तो बैंक से क्यों लिया था? बैंक से लिया था 3-4 साल पहले लिया था। केसीसी बनवाई? केसीसी बनवाई थी। अच्छा। वो अपना कुछ काम करने के लिए, इससे काम करेंगे हम, भैंस लेके अपने रोजगार वो बढ़ा लेंगे, इसलिए। तो जमा नहीं किया था? जमा नहीं हो पाया तो इसलिए उन्होंने वो किया था। तो ये बैंक वाले बिजली वाले परेशान करते थे, नोटिस भेजते थे। इस दबाव में आकर ने ये काम किया। इधर फिर खेत गाय न खा लिए, सब फसल खा ली गायों ने। अच्छा। इसलिए और परेशान हो गए। अच्छा। इस दबाव में आकर ने ये काम किया। क्या नाम था इनका? इनका मुकेश नाम था। मुकेश। उन्नाव में मामूली विवाद पर मां बेटे में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद बेटे ने मां पर रॉड से वार कर दिया। हमले में से मां की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर आपको बता दें, घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। शांति 50 वर्षीय पत्नी राम कुमार निवासी कंजा खेड़ा निवासी मजरा पीपर खेड़ा की मौत हो गई है और छोटे बेटे राजन ने दिया हत्या की वारदात को अंजाम। मृतका का बड़ा बेटा राजेश घटना के समय गांव से था, बाहर गया था और साथ ही सूचना पर गंगा घाट कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर अजय सिंह ने घटना की जांच पड़ताल जुटे हैं और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
यूपी के कौशाम्बी जिले में इन दिनों बिजली विभाग में उपभोक्ताओं के साथ मनमानी और दबंगई के आरोप थमने का नाम नहीं ले रहे। विद्युत वितरण खंड चायल के अंतर्गत उपखंड कार्यालय बेनी राम कटरा में तैनात एक एसडीओ पर फरियादी से अभद्रता करने, हाथ पकड़कर दफ्तर से बाहर निकालने और झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मामला सराय अकिल थाने के जयंतीपुर निवासी नीरज कुमार मिश्र पुत्र सत्यदेव मिश्र से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि वहां मंगलवार को बिजली संबंधी समस्या लेकर उपखंड कार्यालय गए थे और आरोप है यहां मौजूद एसडीओ ने उनकी बात सुनने के बजाय अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि यह उनका काम नहीं है, यह सभी की समस्याएं सुने। और आरोप है कि जब फरियादी ने दोबारा अपनी समस्या बताने का प्रयास किया तो एसडीओ ने उनका हाथ पकड़कर कार्यालय से बाहर खींच दिया और गेट बंद कर दिया। इतना ही नहीं, सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगाते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने और जेल भेजने की धमकी भी दी गई है। मामला है, आज जिला अधिकारी के पास आप आए हैं। बेनी राम कटरा पावर हाउस बिजली विभाग में हम 3 तारीख को अपनी समस्याओं को लेकर गए। वहाँ पे हमें एसडीओ विनय कुमार सिंह मिले। विनय कुमार सिंह से जब अपनी समस्याओं की जानकारी बताएं तब उन्होंने बोला कि यह हमारा काम नहीं है। जब दोबारा हम उनके पास गए तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया और अभद्र भाषाओं का प्रयोग करने लगे, जिसका वीडियो हमारे पास साक्ष्य में है। हमने इसकी शिकायत एसडीएम साहब से और एक्सीएन साहब से किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आज हम डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिए हैं, देखते हैं कि अब क्या होता है इसमें। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार मिश्र। खबर महोबा से है, जहां पर चरखारी विधायक की नोटिस जारी। जल शक्ति मंत्री का काफिला रोककर हंगामा करने का मामला, एक के बाद एक पार्टी विरोध में दिए गए बयानों पर एक्शन। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने स्पष्टीकरण मांगते हुए जारी किया नोटिस। 7 दिन के अंतर्गत जवाब देने के निर्देश। बीजेपी के चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत को जारी हुआ नोटिस। खबर इटावा से है, जहां इटावा कन्नौज हाईवे पर भीषण सड़क हादसा और साथ ही हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 4 अन्य घायल। तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर बिजली पोल से टकराई, बिजली पोल उखड़कर दूर जाकर गिरा है। अनियंत्रित कार सड़क किनारे दुकानों में घुसी है। जोरदार टक्कर की आवाज से इलाके में मच गई अफरा तफरी। गंभीर घायलों को भेजा गया जिला अस्पताल। डॉक्टरों ने एक को किया मृत घोषित और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की है। और साथ ही कोतवाली भरथना थाना क्षेत्र के इटावा कन्नौज हाईवे की पूरी घटना बताई जा रही है। एसडीएम के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर। लेखपाल की जांच में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण की पुष्टि। बिलग्राम हरदोई में थाना मल्लावत क्षेत्र के ग्राम मगरहा में ग्राम समाज की कीमती भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए उप जिलाधिकारी एसडीएम के आदेश पर एफआईआर दर्ज की है और साथ ही लेखपाल द्वारा कराई गई जाँच में अवैध निर्माण की स्पष्ट पुष्टि होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। खबर बदायूं से है, जहां जनपद बदायूं में बाइक सवार जंगली सांड ने टकराया हुआ गंभीर और साथ ही उपचार के दौरान बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत। जनपद बदायूं के उसावा थाना क्षेत्र के गांव मथना का रहने वाला 41 वर्षीय अजय पाल पुत्र छोटे लाल 2 फरवरी की शाम को बाइक द्वारा अपनी रिश्तेदारी कलान सिंह जिला शाहजहांपुर से अपने घर आ रहा था। इसी बीच उसावा थाना क्षेत्र के बदायूं फारुखाबाद मार्ग पर काली मंदिर के पास अचानक बाइक सवार जंगली सांड से टकरा गया, जिसमें वह पूरी तरह से घायल हो गया। तो वहीं गुरु के परिजनों की सूचना दी और साथ ही परिजन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे हैं और घायल अजय पाल को सीएचसी उसावा लेकर आए हैं, जहां पर गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। हायर सेंटर में उपचार के दौरान आपको बता दें देर रात तक अजय पाल ने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने अजय पाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाली हो?
थाना। क्या मामला है जो भाई की मौत हुई है तुम्हारे? हमारे भाई साहब वो रिश्तेदारी से आ रहे थे कलान से, घटना के दिन कलान से काबा की सार से टकरा गए। हाँ। फिर कहाँ ले गए? फिर मेडिकल कॉलेज में ले गए बरेली। हाँ। लेकिन वहाँ पैसा ना होने की स्थिति में घर को वापस पैसा के लिए लाते रास्ता में खत्म। क्या नाम था उनका? अजय पाल। खबर सोनभद्र से है, जहां मतदाता सूची पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आया। समाजवादी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी पर साजिश रचकर वोट चोरी का प्रयास करने का गंभीर आरोप लगाया है। इसी मुद्दे को लेकर सपा नेताओं ने उप जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग भी की है। पूर्व विधायक अवनीश कुशवाहा ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का पहला चरण समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण की अंतिम तिथि आज है। ऐसे संवेदनशील समय में सामने आने वाले मामलों में भाजपा की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा पदाधिकारी और कुछ प्रभावशाली लोग बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ पर दबाव बनाकर विपक्ष से समर्थित मतदाताओं के नाम कटवाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही अविनाश कुशवाहा के अनुसार फर्जी नामों से शिकायत दर्ज कराई जा रही है और पहले से छुपे हुए फॉर्म देकर घर घर जाकर लोगों पर वोट कटवाने का दबाव बनाया जा रहा। कई मामलों में तो जीवित मतदाताओं को मृत दिखाकर नोटिस भेजे गए हैं, जिससे लोकतंत्र को कमजोर करने की गंभीर साजिश बताया जा रहा। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि फर्जी सूचनाएं देने वालों के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की जाए, ताकि भारत निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर जनता का विश्वास बना रहे और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित भी हो सके। कलेक्टर ने लोग आए हैं, क्या है मामला, किस लिए? देखिए, एसआईआर का पहला चरण समाप्त हो गया और दूसरे चरण का भी आज अंतिम तारीख है। अभी कल एक मामला संज्ञान में आया है कि कितनी बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोग इस जनता के साथ कर रहे हैं, वोट चोरी का काम कर रहे हैं। अब ये लोग, इनकी ऐसी मानसिकता हो इतनी निम्न स्तर पे आ गई है कि अब ये फर्जी नाम से लोगों की शिकायत कर रहे हैं और बीजेपी के जितने बीएलए हैं और उनके कुछ प्रभावशाली लोग, ये लोग फर्जी फॉर्म साथ छपवा करके, प्रिंट करा करके बीएलओ के ऊपर विपक्ष का नाम कटवाने का दबाव बना रहे हैं। इसी क्रम में अभी हमारे एक साथी प्रमोद यादव जी ने इस मामले को उजागर किया था और हर बूथ पे आज भारी संख्या में बीएलओ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के बीएलए द्वारा दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें ऊपर से ही उन्हें प्रिंटेड फॉर्म मिले हैं, जिसे जाकर दस्तखत करके नाम जो विपक्ष का है उसको कटवाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए समाजवादी पार्टी मांग कर रही है कि ऐसी फर्जी सूचना, जैसे अभी बूथ संख्या 14 पे 7 लोग जीवित पाए गए, उन्हें मृत दिखा करके उनके घर नोटिस भेजी गई थी, तो ऐसी फर्जी सूचना देने वालों के ऊपर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए, जिससे भारत निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता जनता में कायम रहे और निष्पक्ष चुनाव हो सके। जिलाधिकारी महोदय से क्या आश्वासन आप लोगों को मिला है? आश्वासन हम लोगों ने अपनी मांग रखी है, आश्वासन मिला है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, मगर समाजवादी पार्टी ये कहना चाहती है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार वोट चोरी का मामला और एसआईआर में हुई गड़बड़ियों का मामला लोकसभा में उठा रहे हैं, उन्हीं के निर्देश के क्रम में आगामी विधानसभा सत्र में भी ये बात उठाई जाएगी और अगर फिर भी न चेते तो सड़क पे भी संघर्ष किया जाएगा। जिस प्रकार से नाम काटने का ये जो काम चल रहा है, आपने जो आरोप लगाया है भाजपा पे, तो समाजवादी पार्टी फिर किस प्रकार से इसको लेगी और कैसे ये नाम बचाने के लिए प्रयास करेगी? लगातार, जैसे मैंने बताया कि हमारे जिला सचिव प्रमोद यादव जी ने इस मामले को उठाया, उन्होंने पकड़ा जाकर बूथ पे, तब जाके उन 7 लोगों के नाम बच सके। इसी तरह हमारी समाजवादी पार्टी के सभी बीएलए और सभी सम्मानित साथी लगातार काम कर रहे हैं जनता के बीच में कि जहां भी उनको ऐसी सूचना मिल रही है वो जाकर के नाम जुड़वाने का काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि लड़ाई शासन सत्ता से है और शासन सत्ता ही इसमें मिली हुई है और उसी के इशारे पर वोट में गड़बड़ी की जा रही है, वोटर लिस्ट में नाम काटे जा रहे हैं। चूंकि जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया है, महंगाई के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, तो अब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी जो आपने देखा किस तरह किसानों के साथ धोखा हुआ इस बजट में, लगातार जनता की नजरों में ये भारतीय जनता पार्टी गिरती जा रही है और अपनी गिरती हुई शाख से बचने का उसके पास कोई उपाय नहीं है, तो अब वो इस स्तर पे उतर गई है कि वोटर लिस्ट में से ही विपक्ष का नाम कटवाने की कोशिश कर रही है।
खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व से जंगलों में भोजन की तलाश में हिसक रहा है। आपको बता दें कि हिंसक जीव अक्सर रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं, जिसका खामियाजा ग्रामीण अपनी जान देकर चुकाते हैं। ताजा मामला दुधवा वन रेंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम बेला कला का है, जहां पर एक किसान की मासूम बच्ची खेत पर गन्ने की पत्तियां लेने गई थी और तभी घात लगाए बैठे तेंदुए ने बच्ची पर हमला कर दिया, जिससे बच्ची चिल्लाने लगी। बच्ची की आवाज सुनकर पास में खेत में काम कर रहे किसान विजयपाल तेंदुए से भिड़ गए। काफी मशक्कत के बाद तेंदुआ बच्ची को छोड़कर खेतों में घुस गया। वहीं इसी दरमियान आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों को भी तेंदुए होने की खबर, जिससे मौके पर कोहराम मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल बच्ची को पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराकर लोकेशन लेने के लिए गई हुई थी। क्या आप यहाँ कर रहे थे? हम गन्ना छोड़ रहे थे। फिर क्या हुआ यहाँ पर? फिर हमने वो लड़की आई पत्ती बांधी, फिर पत्ती नोचने लगी मेरे के दांती में, फिर वो शेर पकड़ लिया। तो हम देखे, फिर हम झपट्टे तो उनको छुड़ा के फिर उनको घर भेज दिया। कितने लड़की घायल हो गई? काफी। हाँ, 2-3 लग गए हैं दांत। तो क्या लग रहा है, आपने अपनी नजरों से देखा होगा? हमने शेर देखा। शेर देखा कहाँ पे इसमें होगा? ये शेर गन्ने में है। गन्ने में है? हाँ। वन विभाग वाले पहुँचे मौके पर? वहाँ पहुँच गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जीरो टॉलरेंस ऑन कॉर्पोरेशन के विजन को और साथ ही प्रदेश में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के निर्देशों के क्रम में जनपद टिहरी गढ़वाल में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। पुनर्वास प्रक्रिया में अनियमितता बरतने और साथ ही गलत तरीके से भूखंड आवंटन कराने के मामले में डीएम नितिका खंडेलवाल के कड़े रुकने के बाद दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामला जनपद देहरादून के विकासखंड डोईवाला और ऋषिकेश के निकट ग्राम पंचायत सिराई और खदरी खड़क माफ का जुड़ा है, जहाँ यहाँ के ग्राम प्रधान और साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्य द्वारा पुनर्वास निदेशालय में एक शिकायती पत्र सौंपा गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पुनर्वास स्थल निर्मल ब्लॉक ए और बी के अलावा आलमबाग में कुछ लोगों द्वारा आमबाग में वहां पर कथित रूप से गलत तथ्यों के आधार पर भूखंडों का आवंटन कराया गया है। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए डीएम व पुनर्वास निदेशक नितिका खंडेलवाल ने अपर जिलाधिकारी अवधेश कुमार की अध्यक्षता में एक विशेष जांच समिति का गठन किया था। समिति की विस्तृत जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की गई थी और साथ ही जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर पुनर्वास विभाग ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद 31 जनवरी 2026 को कोतवाली नई टिहरी में 3 सगे भाइयों सुरेश सिंह, नरेश सिंह और साथ ही खेम सिंह और सुशीला देवी के अलावा अन्य अज्ञातों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। विभाग में पारदर्शिता बनाए रखने और भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। एक्चुअली कुछ लोगों की हमारे पास शिकायत आई, जिसमें कुछ लोगों ने बताया गया कि वहाँ नीचे हमारे ऋषिकेश में जहाँ पुनर्वास के कुछ पहले भूखंड आवंटन हुए, तो वहाँ पे कुछ लैंड जो थी वो एयरमार्क रखी गई थी कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी एसेट्स के लिए, बट वहाँ पे भी उन्होंने बताया कि भूखंड आवंटन हो गए हैं, जो कि गलत है। तो हमने फिर उसकी पत्रावलियां चेक करवाई और उस पर जांच समिति गठित करी। तो वो जांच समिति के गठन के बाद और उस जांच समिति की जांच के बाद पता चला कि वो बेसिकली जो पत्रावलियां जो है वो काफ़ी दस्तावेजों में फौजरी करी गई है और फौजरी के फलस्वरूप वो आवंटन हुए हैं। तो उस फौजरी के लिए जो कि विभागीय अधिकारियों द्वारा तत्समय करी गई है, उसके विरुद्ध हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि दस्तावेजों के साथ काफ़ी छेड़छाड़ हुई है और गलत तरीके से दस्तावेज क्रिएट किए गए हैं, तो उस पर एक एफआईआर हुई है। तो आई थिंक एफआईआर में जो भी जांच होगी, जो भी संबंधित जिन्होंने उस तरीके की फौजरी करी है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। खबर हरिद्वार से है, जहां गुरुदेव समाधि मंदिर में चल रहे मूर्ति स्थापना समारोह के मंच पर संत सनातन और सत्ता का अनूठा संगम देखने को मिला। समारोह मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी रही है। धार्मिक नेतृत्व की ओर से स्वामी अवधेशानंद महाराज सहित कई महामंडलेश्वर और संत समाज के प्रमुख चेहरे मंच पर आसीन रहे हैं। कार्यक्रम शुरुआत राष्ट्रगान और विधिवत दीप प्रज्वलन के साथ की गई है।
जिसके बाद धार्मिक अनुष्ठान और संबोधन का क्रम चला है। देश की शीर्ष राजनीतिक और आध्यात्मिक हस्तियों की एक साथ मौजूदगी से आयोजन को विशेष महत्व भी मिला है। वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए पूरे क्षेत्र में निगरानी और सुरक्षा घेरा पूरी तरह सख्त रखा गया है। रुड़की के एक स्थानीय होटल में उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश सरकार और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। वहीं यूकेडी लाओ और साथ ही राज्य बचाओ नारे के साथ उत्तराखंड क्रांति दल अब मैदान में उतर गया है। साथ ही समाजसेवी दीपक लखवान ने रुड़की का जिला अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेताओं ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण यहाँ के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए किया गया था, लेकिन वर्तमान में राज्य की कमान ऐसे हाथों में है जिनकी लगाम दिल्ली से नियंत्रित होती है। यूकेडी की जनता से संवाद करते हुए उत्तराखंड क्रांति दल लाओ राज्य बचाओ का नारा दिया है और वादा किया है कि यदि जनता यूकेडी को अवसर देती है तो शपथ ग्रहण के 24 घंटे भीतर रुड़की को जिला घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी ने मूल निवास धारा 371 के तहत विशेष अधिकारी और स्थानीय रोजगार में 80% आरक्षण जैसे मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और स्पष्ट किया है कि वे सत्ता के लिए किसी भी दल के साथ समझौता नहीं करेंगे, बल्कि जन भावनाओं के अनुरूप स्वतंत्र रूप से जनता की लड़ाई लड़ेंगे। मुद्दे तो देखिए है, जिस चीज के लिए उत्तराखंड राज्य बना था वो मुद्दे त्यों के त्यों हैं। अच्छा, औरों के लिए मुद्दे हो सकते हैं, हमारे लिए मुद्दे नहीं है। हमारे लिए तो ये इस राज्य की अस्मिता का सवाल है, इस राज्य को बचाने का सवाल है। अगर हमने राज्य बनाया है तो इस राज्य को बचाना भी हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है। उस चीज को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जिन चीज को लिए हमने पृथक राज्य लिया था, हम जनता से पूछ रहे हैं कि क्या वो राज्य मिला आपको? जल, जंगल, जमीन, जो पलायन जो हो रहा है उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। जल, जंगल, जमीन पे हमारा अधिकार नहीं है। यहां देख लीजिए आप, हरिद्वार की हम बात करना चाहेंगे। जो कुंभ क्षेत्र है ये उत्तराखंड राज्य के पास नहीं है, ये अभी उत्तर प्रदेश के पास है। ये जो कांग्रेस और भाजपा के लोग, इन्हें पता नहीं कि हमारी संपत्ति आज भी जो है उनके उत्तर प्रदेश के पास है। इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि हम इस राज्य के निर्माता हैं तो हमें दर्द है इस बात का कि हमारी संपत्ति भी आज उत्तर प्रदेश के पास है। सांगठनिक विस्तार किया गया, किस तरह किया जा रहा है? हाँ, आज क्या है उनका? आज दीपक लाखवान जी को यहाँ का जिला संयोजक हमने नियुक्त किया है और उनके नेतृत्व में है जो यहाँ संगठन बनेगा, उनके नेतृत्व में। 2027 को लेकर क्या तैयारी मानते हैं यूपीडी की? देखिए 70 के 70 सीटों में पहले तो हम कह देते थे, राजनीतिक भाषा का प्रयोग कर देते थे कि 70 सीटों पर लड़ेंगे। पहले इस तरह होता, आज नहीं। आज तो वास्तविकता आपके सामने है और निश्चित है कि 70 के 70 सीटों पे हम लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे। और ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं और आप नोट कर लें इस बात को। दोबारा आपके बीच में आऊंगा जब हम सरकार बनाएंगे। तो अभी तो हाशिया कहीं नहीं, ये शब्द बहुत पुराना है। हाशिया शब्द जो है, उत्तराखंड क्रांति दल कभी हाशिया पे नहीं आया, कभी नहीं। अगर हाशिया पे आता तो बहुत कोशिश हुई राष्ट्रीय पार्टियों ने हमें समाप्त करने की। क्या मानते हैं इस बार सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा दिल का? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप कहेंगे आने वाले समय में। ठीक 1 महीने के बाद आप ही कहेंगे और यहाँ की जनता कहेगी। देखिए किन मुद्दों पे लड़ेगी चुनाव? आपकी जो पार्टी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? जल, जंगल, जमीन, बेरोजगारी, पलायन, परिसीमन, मुद्दे हैं।
महिलाओं के साथ क्या नहीं हो रहा है यहाँ, उनकी सुरक्षा की बात, मुद्दे हैं। एक कोर्ट द्वार का जो मामला है, हाँ, बहुत स्पष्ट है। हम इन चीजों से बहुत दूर हैं, जहां इस तरह की जो ये पूरे भारत के अंदर देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि मैं गई, तो इस तरह के प्रपंच रचने शुरू कर देती है भारतीय जनता पार्टी। हिंदू बनाम मुसलमान, ये उनका वो। इसके अलावा विकास के नाम पे वो लड़के देख ले, तब हम बताएं उनको कि आइए जनता के बीच में और विकास के नाम पे वोट मांग के देखिए। ये सौभाग्य है कि एक अच्छे नेतृत्व के अधीन आकर के हमें काम करने का मौका मिलेगा और उत्तराखंड के लिए जो भी बेहतर से बेहतर होगा, यूकेडी उसके लिए जो है पूरी अपनी जी जान से हम सब लोग काम करेंगे। और जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने जितनी बातें कही हैं, उनमें कोई भी बात में कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, किसी को भी सुनने को नहीं मिलेगी। लगातार आप सक्रिय रहते हैं, समाज सेवा कार्य में सक्रिय रहते हैं, तो एक पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल से इस बार उत्तराखंड बनाने में अहम योगदान रहा है, तो आपका क्या मुद्दा रहेगा? देखिएगा, मैं पहले भी क्रांतिकारी रहा हूँ, आंदोलनकारी रहे हम लोग। अब आंदोलनकारी पार्टी के साथ जुड़ के और डबल ताकत हमें मिल जाएगी। हम लोग जो है जितने भी मुद्दे हैं हमारे, जो विजन था उत्तराखंड बनाने का, वो विजन अधूरा रखा गया 25 सालों में। जो यूकेडी का प्रयास था, जो होना था, वो आज भी एक भी विजन उसका पूरा नहीं किया गया। तो इसलिए अब उत्तराखंड क्रांति दल मैदान में आए हैं और जनता जो है चारों तरफ से सराहना कर रही है और जनता सब जगह से यूकेडी के साथ में है। करेंगे लोगों को कैसे जोड़ेंगे? आपने सही कहा, लोग तो जुड़े हुए हैं। लोगों को केवल और केवल एक उम्मीद थी कि कैसे शुरुआत हो, वो शुरुआत अब रुड़की जिले की हो चुकी। पहले आप पार्टी, मैं बता देता हूँ, पार्टी आप अपनी जगह बहुत अच्छी थी, लेकिन जिन विचारधाराओं से वो चली थी, वो शायद उत्तराखंड तक ला नहीं पाए उन विचारधाराओं को, इसलिए यहाँ पर वो कामयाबी नहीं मिल पाई। प्रयास किया गया था, यहाँ की जनता को समझ में आ गया कि हमें केंद्रीय पार्टियों की बजाय अपनी राज्य पार्टी जो है उसका साथ देना चाहिए। बहुत जल्दी हम आपको सूचना दे देंगे। खबर ऋषिकेश से है, जहां मुनि की रेती नगर पालिका पर लगे टेंडर प्रक्रिया में पक्षपात और परिवारवाद में गंभीर आरोप का पालिका अध्यक्ष नीलम बिजवलवान ने खंडन किया है। और साथ ही नीलम ने प्रेस वार्ता कर साफ किया है कि जो भी आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो सभी बेबुनियाद है। अगर आरोप लगाए गए हैं तो उन्हें सिद्ध करें। साथ ही जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से पालिका और उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, उसी प्रकार बाहर सबके सामने आकर उनसे माफी मांगे। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वह आरोप लगाने वाले इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अंशुल रावत सहित सभी लोगों पर मानहानि का दावा कर न्याय की शरण लेंगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि बता दें कि बीते दिन इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अंशुल रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका कार्यालय परिसर में प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की थी। कांग्रेसियों का आरोप था कि नगर पालिका ने एक साल में केवल 2 टेंडर किए हैं। दोनों ही मामले में पक्षपात को बढ़ावा दिया गया है। पहला टेंडर पार्किंग व्यवस्था से जुड़ा था, जिसमें तकनीकी समिति द्वारा 2 निविदाओं को योग्य ठहराया गया था, लेकिन कथित तौर पर पालिका अध्यक्ष ने अपने पसंदीदा व्यक्ति का टेंडर पास न होने पर पूरी प्रक्रिया ही निस्तारित कर दी थी। रिश्वत ली है, रिश्वत बोलेंगे या कमीशन ली है, तो इससे मुझे पत्रकार वार्ता करनी पड़ी, वरना मैं कभी इनके सवालों के जवाब नहीं देती। ना मैं उचित समझती, मैं समझती नहीं हूँ कि ये जवाब देने लायक है, क्योंकि फिर भी इनका सोशल मीडिया में बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन हमने कभी इनका जवाब नहीं दिया। और मैंने अपने लोगों को भी, इवन अपने लोगों को ही बोला हुआ कि किसी को मुंह लगने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन पहले भी इन्होंने, वो मामला कुछ भी नहीं है, जिसके पास कुछ काम नहीं होता है शायद वो ऐसे मामले उठाते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछा था कि क्या वो यहाँ के रजिस्टर्ड ठेकेदार था उनमें से कोई? सबसे पहले मैं तो यही क्वेश्चन मैं उनसे पूछती हूँ कि कौन उसमें रजिस्टर्ड ठेकेदार थी और कहाँ वो रजिस्टर्ड ठेकेदार है जिनकी अनदेखी हो रही है। मैं तो आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आप भी उन ठेकेदारों से पूछें कि आपके ऊपर अगर ऐसा आपकी अनदेखी हो रही है तो आप कहाँ छुपे बैठे हैं। और जो बच्चे आए थे, आपका भी दायित्व बनता है कि जो युवा आए थे वो क्यों आए थे, एक्चुअल में उनको पता था कि वो किस लिए यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल पालिका की छवि, और जो लोग खुद षड्यंत्रकारी होते हैं और जिनके ये भ्रष्ट काम होते हैं, उनको लगता है कि हमारे कामों को कोई नहीं छेड़े, वो निरंतर जैसे चलते आए हैं वो चलते रहें।
इसलिए वो दबाव बनाते हैं कि इनसे डर के हम लोग चुप हो जाएंगे और इनके जो काम है वो चलते रहेंगे। बिल्कुल, मैंने जो 11 लाख रुपए का आरोप लगाया है और जो मेरी जो इन्होंने छवि को धूमिल करने का काम किया है उसके लिए मैं ये सार्वजनिक माफी मांगे, वरना मैं न्यायालय की शरण जाऊंगी। ये कौन है? ये स्वघोषित दो तीन लोग हैं, 2-3 ये फ्रंट में हैं और 2-3 इनके बैक फुट में हैं, जो पर्दे के पीछे से इनको चला रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विकृत मानसिकता इसलिए कर रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव विचारधारा के होते तो समाज हित में कार्य करते ना, और वो समाज सेवी बनते हैं। कोई एक काम गिना दे कि उन्होंने समाज के पक्ष में कुछ किया हो। और जो ये आज हम पे 11 लाख का आरोप लगाते हैं, कहीं ना कहीं उनके भी काम सिद्ध हुए हैं हमसे। और आज तक हमने मेला, बेसिकली इन लोगों को मेला फेल करवाना था। वो मेला विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो हमारे क्षेत्रवासियों का मेला था। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने ऐसा मेला करा जिसमें हमारी महिलाओं ने प्रतिभाग किया। उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक स्टेज मिला, और वो उन बच्चों से जाके वो पूछें जिन बच्चों ने वहां प्रतिभाग किया और उनकी प्रतिभाएं उसमें निखरी है, वो बच्चे आज कितने खुश हैं। जहां भी आजकल शादियों का दौर चल रहा है और मैं जब भी शादियों में जा रहे हैं तो आके चिपट रहे हैं कि मैडम बहुत अच्छा लगा हमें। तो कहीं ना कहीं हम अपने समाज हित में कार्य करते हैं और करते रहेंगे जीवन भर। लेकिन ये अपना कोई बता दें कि इन्होंने समाज हित में आज कोई एक कार्य किया है, या फिर ये लोगों को ब्लैकमेल करके अपने भ्रष्ट कामों को करवाना चाहते हैं। गुरुदेव समाधि मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 28 मिनट तक विस्तार से संबोधन करते हुए उत्तराखंड के गठन को लेकर आज तक की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। सीएम योगी ने याद दिलाया कि वर्ष 2000 में जब उत्तराखंड अस्तित्व में आया, उस समय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 दशकों में उत्तराखंड ने निरंतर विकास की मजबूती राह तय की है। और अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पुराने दौर का जिक्र करते हुए अराजकता, असुरक्षा और विरासत पर हमलों की बात की है। सीएम ने दावा किया है कि आज वही उत्तर प्रदेश शासन, सुरक्षा, संस्कृति, विरासत की पहचान बन चुका है, जहां बेटियां सुरक्षित हैं, व्यापारी बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए, कर्फ्यू उनमें लग गया, और उस कर्फ्यू को इसलिए लगाने में सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि स्पष्ट नीति थी, नियत साफ थी, और उन मूल्यों के साथ जब हम लोग आगे बढ़े, आज परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं है, बात करते हैं स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का निर्माण हमारे आज के आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने ही 2000 में किया था, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड ने तब से विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। विकास की उस यात्रा में उत्तराखंड निरंतर आगे बढ़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, जब विरासत को कोसा जाता था, अपमानित किया जाता था, लांछित किया जाता था, जब राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, जब राम भक्त अपमानित होता था, तो अपमान राम भक्त का नहीं होता था, भारत की विरासत का होता था, भारत के आध्यात्मिक मूल्यों का होता था। परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश अराजकता का अड्डा बन गया था, लूट का अड्डा बन गया था, दंगों के आग में झुलसता था, गुंडागर्दी चरम पर, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। विरासत का सम्मान हुआ, बेटी भी सुरक्षित हो गई, व्यापारी भी सुरक्षित हो गया। उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में आज धमाके से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। कोई सोचता था 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा? आज भव्य राम मंदिर बन गया, भव्य राम मंदिर। माननीय दिनेश जी बैठे हैं, भव्य राम मंदिर बन गया। अभी यहां मेरे पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से चर्चा हो रही थी, मैं उनका आभारी हूं। माघ मेले की शुरुआत में उनकी शुभेच्छा प्राप्त हुई थी। महाकुंभ के अवसर पर भी उन्होंने
एक अभिभावक के रूप में वहां पर खड़े होकर के पूरे आयोजन को निर्विघ्न संपन्न कराने में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में भाजपा नेता और अधिवक्ता की जहरीला पदार्थ पीने से मौत हो गई। आपको बता दें, जबकि एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा कि भाजपा नेता डिल्लू सिंह राणा और अधिवक्ता मलकीत सिंह राणा की संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ पीने से मौत हो गई है। इस दर्दनाक और साथ ही हादसे में साथ मौजूद अधिवक्ता प्रवेश मौर्य की हालत गंभीर बताई जा रही। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जिसकी जानकारी के अनुसार तीनों एक विवाह समारोह में शामिल होकर ग्राम सेजना के पास से लौट रहे थे। इसी दौरान कंजाब बाग में स्थित शराब भट्टी से शराब की बोतल खरीदकर जानकी मंडप के पास बैठकर जैसे ही शराब पीना शुरू किया तभी उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सूत्रों के हवाले से सामने आया कि जिस स्थान पर तीनों बैठकर शराब पी रहे थे, वहां पानी की बोतल के स्थान पर किसी जहरीले पदार्थ की बोतल भी मिली है और साथ ही इस पूरे मामले में साजिश का गंभीर लापरवाही की आशंका जताई जा रही। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गया है। आए हैं यहाँ, क्या किया है? 3 लोगों को नागरिक चिकित्सालय खटीमा में लाया गया था, जो कि गंभीर स्थिति में थे। उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने किसी जहरीले पदार्थ को पिया है। प्राथमिक उपचार करने के दौरान एक की मृत्यु हो गई है और 2 को प्राथमिक उपचार के बाद, चूँकि उनकी स्थिति गंभीर थी, तो उनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। देव जी थे। हैं? देव। तो उनके यहाँ क्या कार्यक्रम था? हाँ, शादी था। वहाँ जाल भाई, ये जो शराब भट्टी पर गए ना, बल्कि जी और दिल्लू जी, ये जो कंजाबाग में है, चौराहे पर थोड़ा सा आगे है। हाँ हाँ, कोई बोतल ली होगी, उन्होंने थोड़ा पैक बनाया पिए। हाँ, मैंने मना किया, मैं नहीं रुका, थोड़ा सा लेकर थोड़ा मुँह जैसे ही लगाया, पूरा शरीर के अंदर वाइब्रेट हो गया और तुरंत उल्टी। कानपुर कमिश्नरेट के पश्चिमी जोन डीसीपी एसएस काशिम अबीदी के निर्देशन पर आपको बता दें, एसीपी के आदेश का पालन करते हुए अरौल थाना पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से 75,000 का वांछित इनामी हत्या आरोपी अरौल पुलिस के हत्थे चढ़ा है। कानपुर नगर के थाना अरौल पुलिस ने हत्या, लूट और डकैती के मामले में वांछित 75,000 रुपए के इनामी अपराधी कल्लू उर्फ फिरोज उर्फ निजामुद्दीन को गिरफ्तार किया है। आरोपी को मकनपुर क्षेत्र से दबोचा गया है, जिसके पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार अभियुक्त कई वर्षों से अलग अलग राज्यों में नाम बदलकर छिपा हुआ था और साथ ही जौनपुर, कानपुर नगर व औरैया में दर्ज गंभीर मामलों में वांछित था। प्रभारी निरीक्षक और उसकी टीम द्वारा अभियुक्त कल्लू फिरोज, जो निवासी मकनपुर का है, वर्तमान समय में अमरोहा में रहता था, आज भोर में कट्टे के साथ पकड़ा गया है। 215 बोर का तमंचा और 2 कारतूस इसके पास से बरामद हुआ है। पूछताछ से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि बिल्हौर थाने में सन 15 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, हत्या प्लस डकैती का, जिसमें ये वांछित था। वहाँ से 25,000 रुपये का इनाम था और जनपद जौनपुर के थाना शाहगंज से भी इसी तरह का घटना था, डकैती किए थे, जिसमें 2 बच्चों की हत्या भी हुई थी, लूटपाट किए थे। वहाँ से 50,000 रुपये का इनाम है। आज तो कितने मामले दर्ज? इसके खिलाफ तो 4 ही मामले हैं और एक आज यहाँ लिखा गया है 5, परंतु इसके जो टीम है, इसके जो
फाइली है मुकदमे के, उनके ऊपर और अत्यधिक मुकदमे हैं। जिससे इसका चाचा था, उसके ऊपर इसका एक चचेरा भाई है, उसके ऊपर काफी मुकदमे हैं। इसके ऊपर 4 मुकदमे हैं, चारों हिनीस क्राइम के मुकदमे हैं। इसका संपर्क है, परंतु अभी जांच लंबित है, अभी ज्ञात नहीं हो पाया है कि कहां से किसी गैंग से भी संबंधित है। हाँ, सलीम गैंग एक चलता था यहाँ पे, बावरियों का एक तरह से गिरोह था, उस गैंग से सम्मिलित है। उसी गैंग का फाइली 12 सालों से फरार था। काफी इसकी तलाश की गई, परंतु मिल नहीं पाया था। इस कारण इसकी चार्जशीट मफरूरी में दाखिल यहाँ से भी हुआ था, बिलौर से भी और जनपद दोनों। कानपुर नगर में थाना पनकी क्षेत्र में दीपिका सैनी की मृत्यु के संबंध में हत्या का अभियोग तत्काल पंजीकृत किया गया है। मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया और प्रकरण से संबंधित सभी साक्ष्यों की बारीकी से परीक्षण किया जा रहा है। मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं तथा शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रकरण के संबंध में पुलिस उपायुक्त पश्चिमी SS कासिम अबीदी द्वारा दी गई जानकारी। रामगंगा एनक्लेव है, वहां पर मृतका है दीपिका सैनी, इनकी वहां पर हत्या का मामला आया था और इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था सुसंगत धाराओं में। इसमें बॉडी का PM कराया गया है। कॉज ऑफ डेथ अभी नहीं क्लियर हुई है, PM में भी अभी विस्टा प्रिजर्व किया गया है। जो भी एविडेंसेस हैं उसका बारीकी से परिशीलन किया जा रहा है। जो इसमें अभियुक्त है, जो मुख्य अभियुक्त है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर गई है। शीघ्र उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और नियमानुसार जो भी विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। परिजनों का भी क्या आरोप है? मुलाकात करना है, तीसरा दिन है, क्या कुछ कहना है? परिजनों देखिए, इसमें अभियोग क्योंकि पंजीकृत है और जो भी चीजें हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जो भी परिजनों का बयान है वो अंकित कराया जा रहा है और गुणदोष के आधार पर शीघ्र इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। इसमें कहा जा रहा है परिजनों की तरफ से कि यह हत्या का पूरी तरीके से जैसा मैंने अभी बताया है कि अब क्योंकि विवेचना अभी प्रचलित है, जो साक्ष्य हैं उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र का लाया गया, क्या पूरा मामला है? इसमें एक घटना घटित हुई थी, रामगंगा एनक्लेव है, वहां पर मृतका है दीपिका सैनी, इनकी वहां पर हत्या का मामला आया। न पढ़ाई न डिग्री, मजदूर ने खड़ा कर दिया सहरसा का सबसे बड़ा मशरूम फार्म। आपको बता दें, हरियाणा की मजदूरी से मिली सीख हर महीने 5 कुंटल होता है उत्पादन। सहरसा से खबरें कहते हैं, जहां पर अगर इरादे मजबूत हों तो हालात भी रास्ता दे देते हैं। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड अंतर्गत बड़सम गांव के रहने वाले हेवन प्रसाद यादव की कहानी ने इसी कहावत को सच साबित कर दिया। न पढ़ाई न डिग्री और न ही किसी बड़े संस्थान का सहारा, लेकिन मेहनत, लगन और सीखने की ललक ने एक साधारण मजदूर को जिले का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक बना दिया है। और साथ ही हेवन प्रसाद यादव की कभी स्कूल का मुंह तक भी उन्होंने नहीं देखा था। बचपन से ही उन्होंने मजदूरी कर जीवन चलाया है। करीब 8 साल पहले रोजगार की तलाश उन्हें हरियाणा ले आई, जहां वे खेत में मजदूरी करते रहे। वहीं उन्होंने पहली बार मशरूम उत्पादन का कार्य देखा। उन्होंने महसूस किया कि मशरूम की बाजार में डिमांड काफी अधिक है और इससे अच्छी आमदनी भी हो सकती है। मजदूरी के साथ साथ मशरूम उत्पादन की बारीकियों से समझ ली और साथ ही पूरी जानकारी हासिल की है। जिसके बाद 2 साल पहले वे हरियाणा से गांव लौटे और जिसके बाद हेवन प्रसाद ने अपने सपनों को जमीन पर उतारने का फैसला किया। शुरुआत में उन्होंने गांव से एक छोटी सी झोपड़ी से की। शुरुआती और दौर में आसान नहीं था, संसाधनों की कमी थी, पूंजी नहीं थी, लेकिन हिम्मत और आत्मविश्वास भरपूर था। जब थोड़ी कमाई होने लगी तो उन्होंने ब्याज पर पैसे लेकर अपने काम को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे मशरूम उत्पादन का दायरा बढ़ता गया। आज हेवन प्रसाद यादव 12 कट्टा जमीन पर 6 बड़ी झोपड़ियों में बटर मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। इनमें से 5 झोपड़ियां पूरी तरह तैयार है और एक पर काम चल रहा है। उत्पादन आप कर रहे हैं, कहां से आपको प्रेरणा मिली, कहां आप पहले काम किए और अभी कितनी संख्या में कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, हम तो शुरुआत किए हरियाणा से, 8 साल तो वही काम किए हैं। 9वां साल अपना खेत में आकर के, घर पर आकर के शुरुआत किए हैं। हरियाणा में क्या कर रहे थे? यही मशरूम पैदा। अच्छा, वहां से प्रेरणा मिली आपको? जी, वहां से हमको परेशानी हो गया करते करते दूसरे के खेत में, तो खुद अपना गाँव में आकर के काम खोल दिए। काम खोलने के बाद अभी 10 लेबर को हम एनी टाइम रखते हैं, काम चलाते हैं। अभी शुरुआत में मेरा फार्म चालू है। कितनी तादाद में कर रहे हैं अभी आप? अभी 12 कट्ठा में। 12। एक जो झोपड़ी से कितना लागत लगता है आपको? 2 लाख।
2 लाख। अभी तक में कितना निकला है मशरूम, कितना अभी निकला है? ज्यादा 2-2.5 लाख रुपया निकला है। अच्छा, कहाँ कहाँ बेचते हैं आप? सिलीगुड़ी, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, सौर बाजार। एक बार जब ये मशरूम लगाते हैं तो उससे वहां से कितना बार मशरूम जो है वो उत्पादन होता है? एक बार ये तो अभी से लेकर के 2 फला तो आपका दबा के देगा वो, और फिर धीरे धीरे मार्च तक आपका चलते रहेगा। एक बार बीज डालने के बाद? एक ही बार बीज डालने के बाद। वो कितनी बार वो फलन होता है? वो 8 रोज पर जब फलन होता है, मतलब कि साफ सुथरा करना पड़ता है, जो गला उला जितना भी है ना सबको निकलना पड़ेगा, फिर गोबर मारना पड़ता है, और उसके बाद जो पानी मार के छोड़ दीजिए, फिर 8 रोज के बाद फिर वो चालू हो जाएगा अपने आप। अभी कहाँ कहाँ सप्लाई कर रहा है? सिलीगुड़ी, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, सौर बाजार। तो आपका लग रहा है जीवन बदला है, बाहर में जो काम करते थे वो अब यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं? अभी हम यहाँ पर जो कर रहे हैं ना, हम यहाँ पर ठीक है। कर्ज वगैरह सब भी लेना पड़ा आपको? कर्ज तो लिए हैं, जब तक कर्ज नहीं उतना हमारे पास है कर्ज हम लगा देंगे। कर्ज लिए हैं जाकर के, क्या कहते हैं, खेत लीज पर लिए हैं। हमको तो यही जो है यही है, बाकी ये जमीन है लीज पर लिए। पढ़े लिखे भी है जी, बिल्कुल अनपढ़ कमा है। मीडिया में क्या नाम है सर आपका? हरेंद्र प्रसाद यादव। शिकायत कटिहार सदर अस्पताल में जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने अचानक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत परखी है। डीएम ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, दवा काउंटर और भर्ती मरीज के वार्ड का दौरा कर साफ सफाई, इलाज और उपलब्ध सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई मरीजों और उनके परिजनों से सीधे बात कर उनकी परेशानियां सुनी और अस्पताल से मिल रही सेवाओं पर फीडबैक भी लिया है। मरीजों से बातचीत में सामने आई समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी का रुख सख्त नजर आया। उन्होंने अपने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। मरीजों की सुविधा से किसी प्रकार की समझौता नहीं होना चाहिए। और जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि सरकार अस्पतालों का उद्देश्य आम लोगों को बेहतर और सुलभ इलाज देना है। सर, आज निरीक्षण किए हैं, क्या क्या खामी पाए हैं, सर क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया? ये सदर अस्पताल का जो लोग निरीक्षण कर रहे हैं, और स्वास्थ्य एक ऐसी क्षेत्र है, एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत ज्यादा जरूरतमंद लोग आते हैं, और सरकारी सेटअप में वैसे भी हम लोग की ये जिम्मेदारी है कि जो सुविधाएं मिले उनको समुचित और स्टैंडर्ड सुविधाएं मिले, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सदर अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार सब जगह पे जा जाके देखा जा रहा है। कुछ इश्यूज भी पाए गए हैं जिनको ठीक करने के लिए बोला गया है, और आगे भी हम लोगों ने न सिर्फ सदर अस्पताल बल्कि सारे अस्पताल जितने भी फैसिलिटीज हैं, सारे अस्पतालों की जांच नियमित करने के लिए एक डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में हम लोगों ने समिति गठित की है। हर अस्पताल के लिए एक एक डिप्टी कलेक्टर और उनके साथ में अटैच्ड एक मेडिकल एक्सपर्ट की हम लोगों ने टीम गठित की है, जो रेगुलरली जाके जांच करेगी और ये इंश्योर करेगी कि जो सर्विसेज लोगों को मिल रही हैं वो स्टैंडर्ड सर्विसेज मिले, और लोगों को आसानी से, जो सरकार का 7 निश्चय 3 के अंतर्गत ईज ऑफ लिविंग का लक्ष्य भी है कि लोगों को सुविधाएं बेहतर मिले, आसान तरीके से मिले, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। कुछ खामियां जैसे कि आईसीयू वार्ड को रिहैबिलिटेशन सेंटर, आईसीयू वार्ड अभी में पानी नहीं है सर, ऑक्सीजन प्लांट वो भी बेकार है, लंबे समय से एक ही पद पे लोग जमे हुए हैं इस अस्पताल में। ऐसी खामियों को दूर करने के लिए क्या जहां हम लोग जा रहे हैं वहां पे जो भी कमी दिख रही है, जैसे जो आईसीयू में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट अभी सदर अस्पताल में पोस्टेड नहीं है, उसके कारण आईसीयू वार्ड उसको फंक्शनल करने के लिए बोला गया है। और जैसा कि बताया गया कि 2 एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जिले में है पर दूसरी जगह पदस्थ है, उनसे विभाग से भी हम लोग पत्राचार करेंगे कि क्या हम उनकी सेवाएं यहाँ पर ले सकते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने कोशिश की है। और जो डॉक्टर्स और जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उनका हम लोग पूरा रोस्टर और वो निकाल करके देखेंगे कि किस प्रकार से, कि किस डॉक्टर की क्या योग्यता है, क्या स्किल है, और उसको हम किस प्रकार से यूज करते हुए मैक्सिमम सुविधाएं दे सके। ये बात सच है कि जितनी संख्या में यहाँ पर पोस्ट हैं उतनी संख्या में डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी जितने पदस्थ हैं उन रिसोर्स को हम लोग बेहतर तरीके से यूज करके, एफिशिएंट तरीके से यूज करके लोगों को सुविधाएं देने का प्रयास करेंगे। वो भी एनालिसिस हम लोग करेंगे। अभी तो हम लोग
फिजिकल इंस्पेक्शन एक एक जगह जा करके एक एक रूम में एक एक वार्ड में जाके कर रहे हैं और जो कमियां मिल रही हैं उसको ठीक करने के निर्देश दिया गया। इसके बाद हम लोग ऑफिस में बैठ करके उसकी भी एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने ह्यूमन रिसोर्स में, तो अभी फिजिकल रिसोर्स का इंस्पेक्शन चल रहा है, इसके तुरंत बाद अभी हम सब देख करके फिर ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग काम करेंगे। रेगुलर विजिट होता रहेगा, एकदम रेगुलर विजिट होएगा और सारा जो सुविधाएं हैं उनको हम लोग इंश्योर करें। जैसा मैंने बताया, हम तो आएंगे, उसके अलावा उनका जो हमारे डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में टीम गठित की गई है, उनका तो पीरियोडिसिटी भी तय है, उनको महीने में 2 बार करना ही करना है और उनको जरूरत लगती है तो उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। ये हम लोग लगातार इसको इंश्योर। सर ओपीडी में और पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है, परिजन को नीचे जाना पड़ता है पानी देने के लिए, वो व्यवस्था की जाएगी। अभी हम लोगों ने देखा कि एक जैसे आरओ है वो 1.5 महीने पहले लगा है लेकिन अभी काम नहीं कर रहा है, उस हिसाब से सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जो छोटा मोटा कमी है वो भी एनालिसिस करके हम लोग उसको इंश्योर करेंगे कि सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है। कटिहार जिले के फलका थाना में आपको बता दें गुरुवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 रंजन कुमार सिंह ने फलका थाना पर औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के क्रम में थाने के विभिन्न अभिलेख, साफ सफाई एवं पुलिस पदाधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया गया। वहीं थानाध्यक्ष रवि कुमार राय का कोई भी आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान डीएसपी ने स्टेशन डायरी, गुंडा पंजी और साथ ही फरारी पंजी, महिला उत्पीड़न पंजी और सहित अन्य थाने के अन्य आवश्यक पंजियों का गहन जांच पड़ताल किए जाने और साथ ही जांच के दौरान डीएसपी ने हत्या, लूट, डकैती, चोरी, दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध के फरार आरोपी को हर हाल में अविलंब गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। वारंटी के गिरफ्तार के साथ ही कांडों के निष्पादन में भी तेजी लाने का थानाध्यक्ष रवि कुमार राय ने निर्देश दिया है तथा क्षेत्र में आपको बता दें कि विधि व्यवस्था को लेकर भी पुलिस गश्ती में तेजी लाने के समय समय पर क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण किए हैं। यहाँ पर जितना भी संबंधित संधारित पंजी है सबका अवलोकन किए हैं। इसमें जो भी त्रुटि है उसको निर्देश दे रहे हैं कंप्लीट करने के लिए। और थाना का सफाई सब भी हम देख रहे हैं, कैसा ही लोग रहते हैं नहीं रहते हैं। पदाधिकारी के कार्यों का भी मूल्यांकन कर रहे हैं और लंबित कांडों का भी समीक्षा कर रहे हैं। क्या कुछ पाया गया? जो पाया गया उसमें हम निर्देश दे रहे हैं पदाधिकारी को। बाकी सब चीज़ ठीक है? हाँ, सामान्य स्थिति ठीक है। बिहार के कटिहार से एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर पुलिस ने 80,000 में यूपी वालों के हाथों बिकी एक युवती को बरामद किया है। आपको बता दें कि यहां पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है और साथ ही पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया है। पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कसूरवारों को सलाखों के पीछे भेजने की तफ्तीश शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला कटिहार जिले के रौतारा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों ने कटिहार के 2 आरोपियों से किसी तरह बातचीत का लिंक बढ़ाया है और साथ ही 80,000 में सौदा तय हुआ और फिर सभी कार से धमक पकड़े गए, पीड़ितों के घर पहुंचे हैं। इसी बीच साजिश की बू पुलिस तक लग गई थी और साथ ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सभी को दबोच लिया है। सूबे में सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ विकास के दावे जोर शोर से करती है, मगर सीमांचल की यह तस्वीर एक बार फिर स्याह सच है, जहां आज भी गरीबी और कमजोर तबके की महिलाओं और साथ ही लड़कियों को शादी, विवाह, बेहतर जिंदगी की रंगीन ख्वाब दिखाकर उनसे ताउम्र मुफसलीती की जाती है और साथ ही दलदल में धकेला जाता है। प्राप्त हुई थी कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह जो है वो मानव तस्करी को लेकर एक्टिव है रौतारा थाना क्षेत्र में। और सूचना में ये भी पता चला था कि एक महिला है जिसको कि 80,000 रुपये में लगभग यूपी के 2 मानव तस्कर को बेच दिया गया था। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया थाना स्तर पे
और जो 4 व्यक्ति इसमें संलिप्त हैं, चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और महिला भी जो है उसको सकुशल बरामद कर लिया गया है। जो चारों व्यक्ति हैं उनका नाम है सुल्तान, ये आपके कोढ़ा जिला कटिहार के रहने वाले हैं। रवि कुमार, ये भी आपके थाना रोहतारा जिला कटिहार के रहने वाले हैं। और इनमें से 2 लोग हैं, एक राम अवतार हैं और एक रण सिंह है। ये दोनों आपके मुरादाबाद और बदायूं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसमें एक नाम और सामने आया है जो कि पूछताछ के क्रम में आया है। इनके विरुद्ध भी हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। इन लोगों का सर मुख्य काम क्या था? जैसे मानव तस्करी कर लेना, ये बेच देना, या फिर उसके साथ और शादी वगैरह इस तरह का कुछ था? ये जो पूछताछ में हम लोग को सामने आया है कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रैकेट है जिसमें कि यहाँ से लड़कियों को सोर्स किया जाता है और दूसरे स्टेट में या तो इनको बेचा जाता है या तो प्रोस्टिट्यूशन की तरह यूज़ किया जाएगा या फिर इनको अन्य कोई लेबर वाला जो काम करवाया जाता है। पूछताछ में ये सामने आया है और इसमें एक नाम जो हमने बताया सामने आया, उनकी गिरफ्तारी के बाद अन्य जो इसमें बिंदु हैं वो भी क्लियर होंगे। खबर सीतापुर से है, जहां पर आपको बता दें सीतापुर में विधायक राम कुमार ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया और साथ ही विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं। राम कुमार टिप्पू ने मेनपैट ब्लॉक के ग्राम कमराहा में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। सड़क किनारे बन रहे रिटर्निंग वॉल और नवनिर्मित पुल में गुणवत्ता की कमी पाए जाने पर उन्होंने दोनों निर्माण कार्यों को तत्काल तोड़कर दोबारा कराने के निर्देश दिए। विधायक ने साफ कहा कि विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद विधायक ग्राम असंगवा और साथ ही सुगा पानी पहुंचे, जहां प्रस्तावित उच्च स्तरीय पुल निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया। ग्रामीणों ने पहली बार किसी विधायक के गांव पहुंचने पर खुशी जताई है। विधायक राम कुमार टोपो के ग्रामीणों को पेयजल, बिजली, स्वस्थ सड़क और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।